नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं रीड एंड थिंक पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज आप सीखने वाले हो क्या, रिवीजन क्लास। साथियों, अभी तक आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चारों वीडियोस देख ली हैं और आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया था। उसके बाद आपकी डिमांड ये थी कि इसको वन शॉट रिवीजन करा दिया जाए, तो आज हम उसी रासायनिक अभिक्रिया का रिवीजन करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम ये जो रिवीजन करेंगे बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि आपने वो 4 वीडियोस देख ली हैं। अगर आपको डिटेल से देखना है तो वो देख लीजिए, ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। हम साथियों बात करते थे पहले परिवर्तन की। वहां पर आपने परिवर्तन में क्या देखा था, पहले जब आपने बात की थी परिवर्तन, जब आपने बात की थी साथियों परिवर्तन की, तब आपने 2 परिवर्तन देखे थे। आपने कितने परिवर्तन देखे थे? 2 परिवर्तन, एक था भौतिक और एक था रासायनिक। एक भौतिक परिवर्तन था और एक रासायनिक परिवर्तन था। क्या? एक भौतिक परिवर्तन था, एक रासायनिक परिवर्तन था। अब जो आपका भौतिक परिवर्तन था उसमें क्या हो रहा था साथियों, आपने देखा कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा था। यानी जब आपने ये देखा था या सीखा था कि हमारे पास एक भौतिक परिवर्तन होता है जिसमें क्या होता है साथियों, नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ क्या साथियों, जिसमें आपके नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और आपने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में आपका नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता था, ये बात थी। वहीं आपने ये भी देखा था कि साथियों हमारे पास कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो भौतिक भी होती हैं और उत्क्रमणीय भी होते हैं। जैसे आपका जल था, उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है कि वो परिवर्तन हो जाएगा उसके बाद वापस अपनी स्थिति में आ जा सकता है। अर्थात आप यहाँ से समझिए, जैसे आप जल लेते हो तो आप उसकी अवस्था चेंज कर सकते हो, बर्फ बना देते हो, बर्फ से फिर पुनः जल बना सकते हो। तो ये क्या है, जल का जल ही रहा, नया पदार्थ नहीं बना। भौतिक परिवर्तन भी है। उत्क्रमणीय इसके लिए क्योंकि दोस्तों ये अपनी स्थिति में आ जा सकता है। फिर उसके बाद आपने ये सीखा था कि आखिर कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो उत्क्रमणीय होते हैं लेकिन भौतिक, और उत्क्रमणीय होते हैं लेकिन क्या भौतिक परिवर्तन होते हैं और उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। कैसे? आपने कागज को फाड़ना, आप कागज को फाड़ देते हो तो कागज फटने के बाद रहता कागज ही है, परंतु पुनः ही वैसा कागज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए उत्क्रमणीय तो नहीं था पर भौतिक था। तो आपने इन दोनों में अंतर भी देख लिया था, वो भी आपको समझ में आ गया था। उसके बाद दोस्तों बहुत अच्छी हमारी बात ये आती है, हम लोग बहुत अच्छे से सीखते हैं कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से सीखने से पहले हमें ये सीखना पड़ता है कि दोस्तों मान लीजिए ये A+B एक रासायनिक अभिक्रिया जो डी को बना रही है, तो आपको पता होता है कि इनको अभिकारक बोलते हैं। A+ जो B है ये क्या है, अभिकारक या अभिकर्मक, और जो D होता है वो क्या होता है, आपका उत्पाद होता है। D क्या होता है, उत्पाद होता है। यहाँ तक बात थी। उसके बाद हमने ये देखा कि साथियों हमारी रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार भी होते हैं। क्या क्या प्रकार होते हैं? आपने देखा कि आपके पास संयोजन अभिक्रिया थी, आपके पास वियोजन अभिक्रिया थी, आपके पास विस्थापन अभिक्रिया थी, द्विविस्थापन अभिक्रिया थी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थी, अवक्षेपण अभिक्रिया थी, उपचयन अभिक्रिया थी, अपचयन अभिक्रिया थी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया थी। ये सब अभिक्रियाओं के बारे में देखा आपने। लगभग आप 10 प्रकार की अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ते हो आप अपनी क्लास 10th में। तो क्या हम इनका भी रिवीजन करेंगे? बिल्कुल। तो अब हम एक एक करके आपके अभिक्रियाओं के प्रकार का रिवीजन करा रहे हैं, जो आप देख लो। मुझे पता है कि साथियों ये वीडियो तेज हो सकती है, आपको लग रहा होगा फास्ट है, तो दोस्तों आप क्या कीजिए, प्लेलिस्ट पे जाइए और पहले वो वाली वीडियोस देखिए जो इस चैप्टर की 4 वीडियोस पहले से ही पढ़ चुकी हैं। अगर आप वो देख के ये देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फर्स्ट अभिक्रिया आपकी क्या थी दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया। और ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। क्या दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया। ये आपकी पहली अभिक्रिया है। क्या? संयोजन अभिक्रिया। देखिए साथियों आपने संयोजन अभिक्रिया को बहुत अच्छे से समझा था। क्या? कि इसमें अभिकारक क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं और एक उत्पाद को बना देते हैं। फिर से इसमें अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और एक उत्पाद को बना देते हैं। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसी को आप क्या कहते हो साथियों? उसी के तो आप कह देते हो संयोजन अभिक्रिया। अर्थात साथियों मतलब अभिकारक कितने होने चाहिए? 2
या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ये क्या होने चाहिए आपके अभिकारक। परंतु ये क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण कर देते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है कि हमारे पास बिल्कुल है, जैसे H2 है, हाइड्रोजन है हमारे पास गैस, और इसने ऑक्सीजन से क्या किया, रिएक्शन किया। अब जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो H2O का बन जाता है लिक्विड। H2O क्या है, जल। ये हमारे पास क्या निकल के आया है, जल। अब यहाँ पर देखिए, संयोजन अभिक्रिया बोलती है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो हो सकते हैं, दो से अधिक, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक आपस मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसी को आप क्या कह रहे हो, संयोजन अभिक्रिया कह रहे हो। तो यहाँ पर अभिकारक एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, दो अभिकारक हो गए, आपस में मिलकर इन्होंने जल का निर्माण किया है। आपस में मिलकर इन्होंने किसका निर्माण किया है, जल का निर्माण किया है। जब दोस्तों आप संयोजन अभिक्रिया के प्रकार पढ़ते हो तो अब आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ लक्षण दिखते हैं, गैस में परिवर्तन होता है, ऊष्मा निकलती है, अवक्षेप बनता है, अवस्था चेंज होती है, ये सब आपको बताया था, इनके एग्जाम्पल भी बताए थे, तो वो सब आप देख सकते हो जो अभी तक वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, आपने संयोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। कार्बन है आपके पास जो कि ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, कार्बन ने जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तब आपको पता है एक गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये क्या उत्पाद है, ये क्या है, उत्पाद। अब ये जो उत्पाद आपको मिला है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको उत्पाद मिला है, इसकी क्या विशेषता है, विशेषता बस ये है कि यहाँ पर लिखा था हमारी डेफिनेशन में, दो या दो से अधिक हमारे क्या होने चाहिए, अभिकारक। यहाँ पर अभिकारक भी दो हैं और आपको ये आपस में मिले हुए हैं और इन्होंने एक एकल उत्पाद का निर्माण कर दिया जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है। इसी को आप क्या कह रहे हो, संयोजन अभिक्रिया कह रहे हो। उसके बाद बात आती है कि साथियों आपकी एक और अभिक्रिया का प्रकार है, वो क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। चलो अब हम समझते हैं ये वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया, अब ये वियोजन अभिक्रिया भी मजेदार चीज होती है, जैसा कि इसका नाम ही है वियोजन अभिक्रिया। क्या, जैसा कि इसका नाम है वियोजन अभिक्रिया, तो इसमें आप क्या देखते हो साथियों, इसमें आपके पास अभिकारक एक होता है, इसमें आपके पास अभिकारक एक होता है और उत्पाद क्या बनते हैं, दो या दो से अधिक हो सकते हैं। यानी इसमें ये होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में बट जाता है, उसी को आप क्या कहते हो, वियोजन अभिक्रिया कहते हो। जैसे आप ये समझ सकते हो, आपके पास ABC एक अभिकारक है और ये हमने इसको क्या किया, जला दिया, तो ये क्या कर गया दोस्तों, सपोज दैट AB+C में बट गया, AB+C में बट गया, तो ये क्या होगी, आपकी वियोजन अभिक्रिया होगी जिसमें अभिकारक एक होता है और ये उत्पाद होकर, मतलब उत्पाद में इसका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, उत्पाद में क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल दूं मैं, आपके पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब आप जलाओगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। तो यहाँ पर आपके पास अभिकारक कितना था, एक, जो कि क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट साथियों कैल्शियम ऑक्साइड देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में बट गया है, कार्बन डाइऑक्साइड में बच गया है। अर्थात वियोजन अभिक्रिया में आपको ये समझने को मिल रहा है कि जो वियोजन होगा उसमें उत्पाद दो या दो से अधिक होंगे और अभिकारक एक होता है। ये बात थी आपकी वियोजन अभिक्रिया की। उसके बाद हमने पढ़ा था दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट, यानी अर्थात विस्थापन अभिक्रिया। क्या, विस्थापन अभिक्रिया। तो अब मैं आपको विस्थापन अभिक्रिया के बारे में भी बताता हूँ विस्तार से। नाम विस्थापन है, बताऊँगा अभी विस्तार से। अगर ये फास्ट लग रहा है तो मैं आपसे प्रेयर, प्रार्थना सब कुछ कर रहा हूँ कि भाई साहब पिछले वीडियोस देख लेना, ये वन शॉट रिवीजन है इसलिए मैं तेज बता रहा हूँ। पहला देखिए, अब आपको क्या मिल रहा है साथियों, अब आपके पास है विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए, विस्थापन अभिक्रिया के भी कुछ अपने गुण होते हैं। विस्थापन अभिक्रिया को सीखने से पहले आपको मैं एक गाना सुनाता हूँ, वो सुन लीजिए। गाना होता है काना का मगल जनफी प्रभु है क्यों HGAGAU। बेसिकली ये गाना नहीं है, ये क्रियाशीलता श्रेणी में कौन कितना पावरफुल है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या है दोस्तों, होता है का ना का, काना का मग, अल जन फी प्रभु है
QHgAgAu। देखिए इसका मतलब क्या है, पोटेशियम का मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। पीबी क्या होता है, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। Hg मतलब मरकरी, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड। अर्थात दोस्तों जो जितना ऊपर है वह उससे क्रियाशीलता में अधिक है, यानी उससे पावरफुल है। जैसे सबसे पावरफुल सोडियम है। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, सबसे पावरफुल K है, यानी पोटेशियम है। सोडियम से ताकतवर कौन है, पोटेशियम। और पोटेशियम किससे ताकतवर है, कैल्शियम। और ये दोनों इन सबसे ही ज़्यादा ताकतवर है, यानी जो जितने ऊपर पे बैठा है वही अधिक पावरफुल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है साथियों, वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, एक अधिक अभिकारक यानी एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, उसी को आप क्या कहते हो, विस्थापन अभिक्रिया कहते हो। सोचिए जैसे आपके पास जिंक है, जिंक है Zn, ये धातु है यानी सॉलिड। और इसने क्या किया दोस्तों, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया, CuSO4। ये क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब जब जिंक ने कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया तो एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। अब देखिए जिंक, अब आपको जिंक दिखेगा यहाँ पर, और कॉपर कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कॉपर से कितना ऊपर है, जिंक बहुत ऊपर है, 3 धातु के ऊपर है। अर्थात जिंक अधिक पावरफुल है किससे, कॉपर से। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को पीट के हटा देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जिंक कॉपर को हटा देगा, अर्थात खुद बन जाएगा ZnSO4, यानी जिंक सल्फेट, और कॉपर को हटा देगा। क्या कर देगा, कॉपर को हटा दिया। तो जो ये आपको उत्पाद मिला है इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट। तो आप देख सकते हो इसने कॉपर को हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि ये जो Zn धातु थी, जिंक धातु थी, ये कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अधिक पावरफुल है, इसलिए इसने इसको हटा दिया। तो ये थी बात आपकी विस्थापन अभिक्रिया की, जो आपको समझ में आ गई है, जो आपको समझ में आ गई है। अब देखिए, अब हमने बात की थी उसके बाद हमने किसकी बात की थी, कि अब हम बताएंगे आपको आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या साथियों, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, मैंने आपको दोस्तों आयन बनाए थे, जैसे NH4 पे क्या होता है, +1 आयन अमोनिया। Zn जिंक पे कितना होता है, +2 आयन। मैंने आपको बताया था Cu पे +2 यानी कॉपर। ये सब आयन मैंने आपको बताए थे। तो आपको अगर आयन के बारे में जानना है तो आप लेक्चर नंबर 3 जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का है वो अवश्य देखिएगा, अर्थात आपको समझ में नहीं आएगा ये। तो देखिए अब हम समझेंगे द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है, आयनों का विनिमय, आयनों का आदान प्रदान समझ लीजिए, आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान। अब आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है समझिए, जैसे इसमें प्लस का माइनस के साथ हो जाता है, माइनस का प्लस के साथ होता है। कैसे, देखिए आपके पास सपोज दैट है दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या होता है, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट यही होता है। ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। अब इस सिल्वर नाइट्रेट ने जो रिएक्शन की है वो की है सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। अब मैं बहुत बार बता चुका हूँ इसलिए इसको लिखूंगा नहीं, सोडियम क्लोराइड। अब दोस्तों Ag, सिल्वर पे कितना होता है, प्लस का आयन। अगर पहले वाले पे प्लस है तो दूसरे वाला ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। सोडियम पे क्या होगा दोस्तों, Na। सोडियम पे कितना आयन होता है ये बताइए, प्लस का 1 आयन। क्या, प्लस का आयन, प्लस का 1। और क्लोरीन पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब आपको क्या करना है, पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ ले जाइए, यानी ये Ag रहा, ये Cl रहा, AgCl। ये क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड। ये क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड। ये क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड। अब दूसरे वाले का जो प्लस है पहले वाले के माइनस के साथ, यानी NaNO3। ये क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट। क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट। और यहाँ पर ये जो है वो सॉलिड अवस्था में है आपका सिल्वर क्लोराइड।
तो आप देख सकते हो आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया में देखने को मिल रहा है आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। क्या आयनों का आदान प्रदान यहाँ पर चल रहा है, जो आपने भली भांति देखा और समझा। बस इसमें कुछ ज़्यादा खास तो था ही नहीं, जो आप समझ पा रहे हो। अर्थात दोस्तों विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर है, उसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा रहा था, और द्विविस्थापन की बात की जा रही तो इसमें आयन एक दूसरे के पास अदला बदली हो रही है और अपने उत्पाद बना रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, द्विविस्थापन के बाद एक अभिक्रिया आती है आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया साथियों, अवक्षेपण वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, एक अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका? अवक्षेप का निर्माण होता है। अब ये अवक्षेप क्या होता है? एक अविलय ठोस। अविलय ठोस अवक्षेप क्या होता है? एक अविलय ठोस पदार्थ होता है। अवक्षेप क्या होता है? एक अविलय ठोस पदार्थ होता है। समझ पा रहे हो? मतलब अविलय ठोस ये होता है जो दोस्तों जल में भी नहीं घुलता है, एक ऐसा पदार्थ जो घुलनशील नहीं है, ये होता है। अब यहाँ पर यही एग्जांपल हम ले सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट वाला, जो कि दोस्तों सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है और आपको बनाता है सिल्वर क्लोराइड, और क्या मिला था? सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये मिला था। अब यहाँ पर जो ये AgCl ये सॉलिड है, ये क्या है? सॉलिड। ये एक प्रकार क्या है दोस्तों? अवक्षेप है, जो कि जल में नहीं घुलेगा, जो कि जल में कभी नहीं घुलेगा, जो कि जल में कभी नहीं घुलेगा, जो कि जल में कभी नहीं घुलेगा। यानी अवक्षेपण भी आप समझ सकते हो। ज़्यादातर आपको अवक्षेप कहाँ पर मिलेगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया में ही मिलेगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड निकल के आया बेसिकली आपका एक ऐसा ठोस है जो कि जल में नहीं घुलता है, जो कि जल में नहीं घुलता है। तो आपने अवक्षेपण को भी समझ लिया, द्विविस्थापन को भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अब हम इसके बाद बात किसकी करेंगे? उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो आपने ये सब तो नोट कर ही लिया होगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम बात करते हैं डायरेक्ट कि अब आपकी उपचयन अभिक्रिया क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उपचयन। उपचयन अभिक्रिया बहुत मस्त अभिक्रिया है ये उपचयन। उपचयन भी क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया, इसमें आपको क्या होगा? ऑक्सीजन की वृद्धि दिखेगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की क्या होगी? वृद्धि। यानी इस रासायनिक अभिक्रिया में आपको ऑक्सीजन की वृद्धि होती हुई दिख रही होगी, O2 की क्या होगी? वृद्धि होगी। अब आप कहोगे एग्जाम्पल देके दिखाओ तो जाने, तो आपके पास क्या है? कॉपर है। आपके पास क्या है? कॉपर, और इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, ये क्या है? कॉपर, ऑक्सीजन है, ये क्या? ऑक्सीजन। कॉपर ने जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो बना दिया कॉपर ऑक्साइड। क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड। और आप कहोगे आप ये बता रहे थे कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अब हमें ये समझा दो कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि कैसे हो रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, आपका कॉपर सिंगल था विदाउट ऑक्सीजन का, और उत्पाद में आपको ऑक्सीजन मिल गई है, यानी ऑक्सीजन की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। तो आप क्या लिखाओगे? कॉपर उपचयित हो गया, उपचयित। कॉपर का उपचयित हो गया, हुआ किसमें? कॉपर ऑक्साइड में। कॉपर का उपचयन हुआ है किसमें? कॉपर ऑक्साइड में। कॉपर का उपचयन हुआ है किसमें? कॉपर ऑक्साइड में। ये चीज़ समझने वाली है कि आपको उपचयन अभिक्रिया में ये देखना होगा, या तो वहाँ पर आपको ऑक्सीजन की वृद्धि दिख रही होगी, या हो सकता है उपचयन में हाइड्रोजन क्या हो? कमी हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो, या ऑक्सीजन की वृद्धि हो। एक चीज़ याद रखिए कि उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि दिखती है। आपको क्या दिखती है? ऑक्सीजन की वृद्धि। वहीं आपकी एक रिएक्शन और होती है, क्या? वो होती है अपचयन अभिक्रिया। वो इसकी उल्टी है। वो क्या है? अपचयन अभिक्रिया। अब अपचयन अभिक्रिया देखिए, अपचयन अभिक्रिया आपको वह रासायनिक अभिक्रिया दिखती है जिसमें O2 की क्या होगी? कमी, ऑक्सीजन की कमी दिखेगी, यानी ऑक्सीजन की क्या दिखेगी? कमी। इसका एग्जाम्पल है, बिल्कुल है। देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपके पास अभी कॉपर ऑक्साइड था,
अब जब इसको गर्म करके हम हाइड्रोजन में डालते हैं, हाइड्रोजन गैस से संपर्क कराते हैं, तो बेसिकली ये एक प्रकार की विस्थापन भी है। आप बताइए कॉपर पावरफुल अधिक है या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन यहाँ पर आता है, यानी कॉपर से ऊपर है, यानी हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम, तो हाइड्रोजन कॉपर को पटक देगा, खुद बना लेगा H2O और कॉपर को हटा देगा, खुद बना लेगा H2O और कॉपर को हटा देगा। 1 मिनट दोस्तों, लाइट की अव्यवस्था अव्यवस्थित होगी। अब देखिए साथियों, लाइट तो चली गई थी पर कोई बात नहीं। अब आपको क्या दिखेगा कि जो उपचयन अभिक्रिया होगी उसमें O2 की क्या होगी? कमी। उपचयन अभिक्रिया में क्या होगी? O2 की कमी होगी। अब देखिए कैसे होगी। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में दोस्तों कॉपर भी था, ऑक्सीजन भी था, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या रहा? ऑक्सीजन नहीं रहा, यानी कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो गया है। किसमें? कॉपर ऑक्साइड में। तो आप लिख सकते हो कॉपर ऑक्साइड अपचयित हुआ है, अपचयित हुआ है कॉपर में। तो ये थी बात किसकी? आपकी। ये बात थी आपकी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया की, जिसे आपने भली बातें समझ लिया। तो ये थे दोस्तों आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के सभी प्रकार, जिसे आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। अब बात आ जाती है किसकी? आपके लास्ट टॉपिक ये है संक्षारण। संक्षारण, इसमें दोस्तों मैंने बहुत सारी चर्चा की थी इससे पहले वाले वीडियो में। संक्षारण क्या है दोस्तों? जैसे कई सारी धातुएं होती है जिनमें दोस्तों अगर आप उन्हें वायु में खुला छोड़ दोगे या नमी वाले स्थान पे रखा रहने दोगे तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? वो धातुएं धीरे धीरे खराब होने लगती हैं, यानी कई प्रकार से उनमें जंग लग जाती है। जैसे लोहे पर जो धातु खराब होती है उसको क्या बोलते हैं? जंग। लोहे पर जो संक्षारण होता है उसी को जंग बोलते हैं। कोई धातु जब वायु या नमी के संपर्क में आती है तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें जो विद्यमान है उनके कारण उस धातु में क्या होती है दोस्तों? धीरे धीरे खाने की प्रक्रिया होने लगती है, जिससे वह धातु नष्ट होने लगती है। इसी को आप कहते हो संक्षारण। अब संक्षारण को दोस्तों बचाने के लिए बहुत सारे आप देखते हो उपाय होते हैं। पेंटिंग कर सकते हो, गैल्वेनीकरण एक विधि होती है। इन सब विधियों से आप क्या करते हो? धातुओं को बचाते हो। किससे? संक्षारण से। इसके बारे में विशेष चर्चा की गई है, तो आप वीडियो देखना मत भूलिए। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक वक्रगंधिता आता है। वो क्या होता है? इसमें दोस्तों आप देखोगे कोई खाद्य पदार्थ होता है जिसकी सुगंध में परिवर्तन आने लगता है। जैसे कभी आप देखना कि दोस्तों जब आप समोसे खाने जाओ और उस कढ़ाई में आप देखोगे कि समोसे वाली कढ़ाई में जो तेल होता है वो नीचे जाके काला काला जम जाता है। बेसिकली वो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण, ये सब वक्रगंधिता के कारण ही होता है। आई होप दोस्तों ये वन शॉट वीडियो, रिवीजन वीडियो आपको लाभदायक रहा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपके थोड़ा बहुत ऊपर से गया है तो पिछले वीडियोस देखिए, उसके बाद ये देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।